हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। किसी भी भाषा में अच्छी पकड़ के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें शब्द अर्थ का जो भंडार है, यानी शब्दों का भंडार, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में भी ऐसे पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अंग्रेज़ी में पता होने चाहिए, तभी आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तभी आप इंग्लिश में पढ़ी हुई चीज़ों का हिंदी मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसका मतलब आपको पता होगा, तभी आप उसका मतलब समझ भी पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एवरीडे कुछ वर्ड्स याद किए जाएँ। पूरी की पूरी डिक्शनरी उठाकर आप उसे एक साथ याद नहीं कर सकते, आप ये जानते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी को आप सोचें कि आप एक हफ्ते में सारा याद कर डालेंगे या एक साथ लेके बैठेंगे सब याद कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एवरीडे कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को अच्छे से याद कर पाओ, ताकि उस समय जब कोई भी वर्ड्स आप बोलना चाहो, कोई लाइन बोलना चाहो, तो उस समय वो वर्ड याद आए। इसके लिए हम लोग आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी का सेक्शन करेंगे और एवरी डे इसमें हम लोग 10 वर्ड्स सीखेंगे। ये 10 वर्ड्स ही केवल नहीं होंगे, इसके साथ हो सकता है आपको कि एवरी वर्ड्स के साथ आपको 5 सप्लीमेंट्री वर्ड्स भी मिले, यानी कि और भी वर्ड्स याद कर पाएंगे साथ साथ। तो अगर आप ये सोच के चलते हैं कि एवरी डे हम लोग ये 10 वर्ड प्लस एवरी में 5, यानी कि 50 वर्ड्स एवरी डे हम याद करते हैं, तो सोचिए कि एक हफ्ते में आप कितना याद करेंगे। एक हफ्ते में आपको, एक दिन में अगर 50 याद कर रहे हैं तो एक हफ्ते में आपको 350 वर्ड्स याद रहेंगे, यानी कि 707 को इंटू अगर 50 से करें तो 350, इतने वर्ड्स आप एक हफ्ते में याद कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम याद करते हैं तो पूरे मंथ में और पूरे ईयर में हमारे लिए काफ़ी वोकैब का एक स्ट्रॉन्ग जो है वोकैबुलरी हमारे दिमाग बन जाएगा, पूरी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। बट एवरीडे प्रैक्टिस के साथ ही हम इसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और इसे हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को, एवरीडे ज्वाइन करेंगे और डेली इन वर्ड्स को याद करेंगे, जिससे कि इसके रिलेटेड अगर मैं इसका क्विज़ बनाऊं अगर आपके लिए, तो फिर उसमें आप उसको आंसर कर पाएँ। और अच्छे से इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप पेपर पेन लेकर भी बैठ जाएं, जिससे कहीं भी कोई टफ वर्ड मिले, कोई भी चीज़ मिलेगी तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन में हम जो वर्ड सीखेंगे वो हर तरीके के वर्ड्स होंगे, यानी कुछ नाउन, एडजेक्टिव्स, कुछ प्रोनाउंस होंगे, कुछ इसके अलावा जो एडवर्ब होते हैं, वर्ब होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निष्पक्षता, ये नाउन है। नाउन का मतलब यह है कि यह सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है किसी भी जगह पर, या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसका अर्थ होता है निष्पक्षता, मतलब यह हुआ किसी का पक्ष नहीं लेना। अगर मान लीजिए कि आपके सामने दो लोग आए और वो दोनों लोग किसी मुद्दे पर झगड़ा कर रहे थे, आपको किसी मुद्दे को सुलझाना है, तो आप वहाँ पर निष्पक्ष होकर उस काम को करोगे, यानी किसी एक का पक्ष नहीं लोगे, दोनों की बात सुनोगे, दोनों की बातों को सुनने के बाद ही अपना निर्णय दोगे। अगर आपको कहीं पे जज बना दिया जाए तब की स्थिति में, तो उसे हम लोग निष्पक्षता बोलते हैं। इसे एक अंग्रेज़ी के भाषा और में बोल सकते हैं हम लोग इम्पार्शियलिटी, यानी किसी के पक्ष में ना होना। तो देखिए, आपने एक वर्ड ये सीखा, दूसरा ये सीखा। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब भी होता है निष्पक्षता। तो जब भी आप कहीं ये वर्ड देखें ऑब्जेक्टिविटी, तो मतलब समझ जाएं कि उसका अर्थ भी है किसी का पक्ष ना लेना या किसी के पक्ष में ना होना। तो इस तरह से हम उसको अर्थ समझेंगे। और फेयरनेस, फेयरनेस इसका अर्थ भी यही होता है निष्पक्षता। तो 1 2 3 4, आपने 4 वर्ड यहाँ एग्जैक्टली सीख लिए, यानी एक साथ एक वर्ड के साथ में आपने 4 ये सीखे। देन अब इसका एंटोनिम भी समझे, यानी विपरीत शब्द। सिनोनिम होता है समान अर्थ, यानी वही वर्ड जो अर्थ इसका है वही अर्थ इन शब्दों का भी है। तो ये हो गया सिनोनिम, जिसे हम पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं। और एंटोनिम्स, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं, तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द होता है पार्शियलिटी, किसी के साथ में पक्षकार होना, बेईमानी करना, इसे पार्शियलिटी बोलते हैं। तो वो इसका अपोजिट है, यानी एंटोनिम्स है। तो अब इसे एग्जाम्पल में हम सेंटेंस को सीखें कि ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, इसने अपने निष्पक्षता को बनाए रखा युद्ध के दौरान। बनाए रखा युद्ध के दौरान का अर्थ यह हुआ कि यह किसी भी देश के साथ में पक्षकार नहीं हुआ, यानी कि अगर इसने एक का साथ नहीं दिया तो किसी का साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं कि एक का साथ देकर उसके साथ पक्ष उसका ले लिया, ऐसा नहीं किया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक साथ में 5 वर्ड्स याद हुए। इन 5 वर्ड्स को आप याद करेंगे, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, पार्शियलिटी। इन वर्ड्स को याद करेंगे तो आपको ये 5 वर्ड्स एक ही अर्थ में निकल कर, यहाँ पर 4 एक अर्थ में और एक इसके अपोजिट अर्थ में निकाल कर आप इसे याद कर सकते हैं, और इस तरह से आप वोकैब स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
ऑस्ट्रिसाइसिस। ऑस्ट्रिसाइज मतलब होता है, यह एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अलग अलग करना, किसी चीज़ को एक्सक्लूड यानी बाहर रखना। तो एक आप ये वर्ड देख रहे हैं ऑस्ट्रिसाइज, मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ को बाहर रखना, इसका मतलब हो गया अलग करना। जाति से बाहर कर देना, समूह से बाहर कर देना भी इसे बोलते हैं हम लोग, यानी किसी वर्ण या किसी कुल से बाहर कर देना भी, किसी वर्ण से मतलब किसी जाति, और कुल का मतलब हो गया परिवार से अलग कर देना, तो उसको भी हम अंग्रेजी में एक्सक्लूड कहते हैं। तो इसके कुछ सिनोनिम हैं, यानी ये दो वर्ड आपने ऊपर याद किए। कुछ सिनोनिम ये है कि एक शन, इसका मतलब भी होता है दूर रखना या अलग करना, और दूसरा स्पॉन, SPURN, स्पॉन का मतलब भी होता है दूर रखना या अलग रखना। तो यहाँ पर 4 वर्ड आपने यहाँ पे भी याद किए। अब इसके एंटोनिम देखें, यानी कि विलोम शब्द। तो वेलकम का अर्थ होता है साथ रखना या किसी का स्वागत करना, सत्कार करना। तो यहाँ पर इसको हो गया उसको अपने साथ रखना इस जगह पर, और स्पन या शन का मतलब दूर रखना, अलग करना होता है। अब इस वर्ड का यूज़ समझें कि जो हम मेन वर्ड देख रहे हैं उसका हम यूज़ समझेंगे, और उसे हम एक इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि शी वॉज डिक्लेयर्ड अ विच, उसे एक जादूगरनी घोषित कर दिया गया। विच का मतलब जादूगरनी होता है, चुड़ैल भी इसका अर्थ होता है, या बददिमाग भी होता है इसका अर्थ। तो उसे एक इस तरीके से घोषित कर दिया गया, पागल या बददिमाग या जादूगरनी या चुड़ैल, और उसे ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया, यानी बाहर कर दिया गया बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा उसे समूह से यानी कुल से बाहर रख दिया गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 5 वर्ड्स सीखे। तो ऐसे ही वर्ड्स हम डेली स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने कुछ वोकैब को, यानी कुछ नए शब्द सीखेंगे, उसके साथ कुछ मिले जुले वर्ड्स को भी सीखेंगे, जिससे वोकैबुलरी सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चलाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पॉइज्ड। पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ये किसी की जो सब्जेक्ट होगा नाउन, उसकी अच्छाई या बुराई बताने के लिए ये काम करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये पॉइज्ड अच्छाई बताने के लिए काम कर रहा है। शांत चित्त जिसे कहते हैं, यानी शांत मन का होना, चित्त का होना। उत्सुकता जब हमें होती है तो इसका विरोध में है ये, और शांत जब हम होते हैं तो वो उसका इसका अर्थ होता है पॉइज्ड का। तो जिसे हम सेल्फ पॉसेस्ड भी बोलते हैं, यानी कि शांत चित्त को सेल्फ पॉसेस्ड भी बोलते हैं, यानी जिसे हम दूसरी भाषा में कहें तो सांत्वना प्राप्त कर लेना या आत्म सात कर लेना, किसी चीज़ को समझ लेना, ऐसे भी अवस्था होती है। तो यहाँ पर अब इसके सिनोनिम देखें तो सेल्फ अश्योर्ड भी बोलते हैं हम, सिनोनिम यानी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा कॉम्पोज्ड भी बोलते हैं, इसका अर्थ भी होगा शांत चित्त। अब इसका विरोधी यानी कि विलोम शब्द देखें तो एक्साइटेड, यानी उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए। तो शांत चित्त यहाँ पे हो गया शब्द, और इसका उत्तर में यानी विरोध में अगर देखें, यानी ऑब्जेक्टिव इसका विलोम शब्द देखें एंटोनिम, तो एक्साइटेड कहलाएगा ये, इस तरह से। अब इस वर्ड का यूज़ देखें तो यूज़ है नॉट एवरी डे, प्रत्येक दिन तो नहीं। यू सॉ दैट द पॉइज्ड कॉम्पिटेंट किड्स डिस्ट्रेस, कि आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, समर्थ बच्चे, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है समर्थ या सक्षम, वो बच्चे आजकल के डेट में जो है काफ़ी शांत चित्त दिखाई देने लगे, यानी उत्सुकता भरे तरीके से वो नहीं दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैकबर। मैकबर भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भयंकर। भयंकर का मतलब जब कोई विशाल या कोई एक बहुत बड़ी चीज़ आप देखते हैं जिससे आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएं, बहुत बड़ी मात्रा में हो, बड़ी चीज़ हो जो डर भी पैदा कर दे, कुछ ऐसा कोई चीज़ आश्चर्य भी पैदा कर दे, वो मैकबर कहलाता है। तो जिसको ग्रेसम भी हम बोलते हैं, और इसके अलावा इसके जो सिनोनिम है यानी पर्यायवाची, ग्रिस्ली ग्रिम। ग्रिस्ली ग्रिम का अर्थ भी होता है, इसका मतलब भी है भयंकर, कोई भी चीज़ बहुत ही विशालकाय या कोई भी एक बहुत ही रोचक चीज़ दिखने वाली चीज़। अब इसके अपोजिट वर्ड है प्लीजेंट, यानी एंटोनिम है इसका प्लीजेंट, यानी कोई भी चीज़ अच्छी दिखना, मनोहरी, मन को पसंद आने वाली, ऐसे। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैकबर सीरीज ऑफ मर्डर शॉक्ड अस, कि एक भयंकर जो मर्डरर्स थे, यानी कि जो हत्यारे लोगों थे, उनका जो समूह था, उसने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो भयंकर समूह यहाँ सीरीज़ है, यानी सब जगह पर भयंकर हत्याएं होने लगी, मर्डर्स होने लगे। तो उनके मर्डर्स ने लगातार जो हो रहे थे उसने हमें शॉक्ड कर दिया। इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं, इस वर्ड्स को एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैप्चुलेट। कैप्चुलेट का मतलब होता है यहाँ पे आत्मसमर्पण करना। यह एक वर्ब है। वर्ब का मतलब ये मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये जो कैप्चुलेट है इसका मतलब है आत्मसमर्पण करना, किसी के समक्ष अपने हथियार त्याग देना, जिसे सरेंडर कहा जा सकता है। तो सरेंडर, अब इसी के कुछ सिनोनिम यानी इसी समान अर्थ वाले कुछ वर्ड देखें तो गिव इन का मतलब भी सरेंडर या आत्मसमर्पण होता है। यील्ड का मतलब भी समर्पण या आत्म
समर्पण होता है या किसी के सामने हथियार त्याग देना होता है। अब इसका जो एंटोनिम है यानी विरोधी शब्द अपोजिट, वो है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे हथियार ले लेना, आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि विरोध में खड़े जाना, रेसिस्ट का मतलब है। तो इस तरह से इसका अपोजिट वर्ड है। लेकिन अब हम कैप्चुलेट का वर्ड को यूज़ करते हुए सेंटेंस में देखेंगे किसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। द पैट्रियट्स हैड टू कैप्चुलेट टू द एनिमी फोर्सेस। विरोधी जो भी देश के सेनाएं थीं उसके सामने पैट्रियट्स ने, देशभक्तों ने कैप्चुलेट आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस कॉन्ब्लेज। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ब्लाइज। तो कॉन्ब्लाइज का मतलब होता है अच्छा हो जाना, किसी के समक्ष अच्छा हो जाना, किसी के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करना, यह प्रयास होता है, जिसे हम लोग रिकूपरेट भी बोलते हैं। और इसके कुछ सिनोनिम है रिकवर या इम्प्रूव, अच्छा होना किसी समय। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी बीमारी में हैं और बीमारी के बाद हम उसे जब ठीक होते हैं तो उसके बाद रिकवरी हो रही होती है, तो उस रिकवरी को हम लोग अच्छा होना बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अब एंटोनिम देखें, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड वो डेट्राइट है, डेट्राइटेट है। यानी इसको विरोध में हम बोलें तो अच्छा ना होना मतलब और तबीयत खराब हो जाना, बेकार हो जाना, इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखेंगे सेंटेंस में यूज़ करके। तो आफ्टर योर ऑपरेशन, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद यानी इलाज के बाद, यू विल नीड टू कॉन्वलाइज फॉर अ वीक और 2, आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगेगा पूरी तरह से अच्छा होने में। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। डाइसेंट। डाइसेंट का अर्थ होता है असहमति, यानी किसी की बात पर सहमत ना होना। ये नाउन के तौर पे यूज किया जाएगा, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। जिसे हम दूसरी भाषा में यानी दूसरे वर्ड में बोलें तो डिसअग्रीमेंट कहलाएगा, यानी किसी भी बात पे सहमत ना होना। सिनोनिम इसके हैं डिस्प्यूट एंड आर्गुमेंट। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है असहमति, किसी के विरोध में होना, किसी बात पे मुद्दे पे सहमत ना हो पाना। आर्गुमेंट का मतलब भी असहमति होता है। अब इसका अपोजिट वर्ड देखें तो अग्रीमेंट, यानी सहमत हो जाना होता है अग्रीमेंट का मतलब। तो इस तरह से हम इसको सीखेंगे यहाँ वर्ड्स को। एंड वर्ड में इसको प्रयोग करें सेंटेंस में तो देयर वॉज नो डाइसेंट फ्रॉम दिस व्यू। इस तरह से इसमें देखा जाए तो कोई असहमति वाली बात नहीं है, इसे हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वाइबल। तो वाइबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है करणीय। करणीय का मतलब होता है कि कोई काम करने योग्य है, कोई चीज़ करने योग्य है। जब कोई काम करने लायक होता है उसे हम बोलते हैं करणीय। तो यहाँ पे वर्केबल यानी काम करने योग्य है। तो इसके सिनोनिम देखें यानी समान अर्थी वर्ड, तो इसका होगा फिजिबल और प्रैक्टिसेबल, यानी किसी चीज़ को प्रैक्टिकली किया जा सकता है, उसे लाया जा सकता है कार्य करने के तौर पे, इस तरह से। तो ये दोनों इसके समान अर्थी शब्द हैं और इसका विपरीत शब्द है इम्प्रैक्टिसेबल, यानी इसको ना करने की स्थिति में। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वाइबल को करणीय। अब इसको सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे। द इन्वेस्टमेंट वाज इकोनॉमिकली वाइबल, कि जो इन्वेस्टमेंट था वह पूरी तरह से करणीय था, यानी कि काम किया, जब हमने इन्वेस्ट किया तो इकोनॉमिकली यानी उससे हमें कमाई हुई और कमाई उससे हुई, ये एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट था। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। यह एक वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब का काम करेगा किसी भी सेंटेंस में अगर इसे यूज किया जाएगा। इम्पेड मतलब भी होता है सेम चीज़ कि रोकना, किसी को रोक देना। जैसे मान लीजिए अंदर जाने से रोक देना, कहीं पर आप वेलकम किसी का कर रहे हैं तो वेलकम ना करें, दैट मीन्स उसे वापस भेज दें वहाँ से, तो रोकना उसे कहलाएगा। इसके सिनोनिम यानी पर्यायवाची हैं हिंडर। हिंडर का मतलब भी होता है रोकना और हैम्पर का मतलब भी होता है रोकना किसी को। एंटोनिम अपोजिट वर्ड में इसका असिस्ट होगा। असिस्ट का मतलब है किसी का ना रोकना, मतलब स्वागत करना, एक तरीके से वेलकम करना भी इसका अपोजिट हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस में इसे यूज करें तो कोल्ड इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ। जो कोल्ड है वो जब ठंड पड़ती है वो इनहिबिट्स रोक देता है प्लांट के ग्रोथ को, तो ठंड जो है प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। तो ये यहाँ पे इसका प्रयोग है इनहिबिट। नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। तो बोस्ट का अर्थ होता है डींग मारना। अभी आपने देखा है जिसे आप हाइपरबोल भी बोलते हैं, एग्जैगरेशंस बोलते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, लंबे लंबे ऐसी बातें करना जो प्रैक्टिकली संभव ना हो, या ऐसी कोई बात करना जो हमने की ना हो और उसे हम बहुत अपने इज्जत के लिए बढ़ा चढ़ाकर खूब बोले, तो उसे डींग मारना बोलते हैं, जिसे ब्रैग बोलते हैं इंग्लिश में। एक और वर्ड इसके कुछ सिनोनिम है। क्रो का मतलब भी होता है डींग मारना, स्वैगर का मतलब भी, स्वैग जिसे आप बोलते हैं, इसका मतलब भी होता है डींग मारना। तो यह एक बड़ी बड़ी बातें करने वाली बात होती है, उसको हम लोग यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। अपोजिट वर्ड इसका देखें तो डेप्रिकेट होता है इसका अपोजिट वर्ड।
सेंटेंस में यूज़ करें तो शी बॉस्टेड अबाउट हर मैनी कॉन्क्वेसेस, उसने अपने विषय में बहुत से जो हैं बड़ी बड़ी डींगे मार रखी हैं, अपने बारे में बता रखा है कि जो वो करती है, इस तरीके से चीज़ें। तो ये थे 10 वर्ड्स जिसे हमने आज याद किया, और 10 के साथ आपने देखा कि हर एक वर्ड में सभी में लगभग 4-4 वर्ड्स और आपने सीखे, यानी कि 5 वर्ड एवरी, लगभग 48 या 50 के अप्रॉक्स आपने आज वर्ड सीखे हैं। अगर ये सारे वर्ड्स आप याद करते हैं एवरी डे, इतने वर्ड्स एक वीडियो में, एक वीडियो देखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आप इतने एवरी डे इतने वर्ड्स याद करते हैं तो आपका वोकैब सेक्शन बहुत ही जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत जल्द ही आप ढेर सारे वर्ड्स याद कर पाएंगे। तो ओके, थैंक यू। ऐसे ही एक नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।